number of the classes, and the formula is k equals to 1 plus 3.3 log n. Log n mean a total number of observations, and there are 60 number of observations. You have to take log of 60 and then multiply by 3 by 3 and add them with 1. We got 6.87. अब हमें पता है कि 6.87 तो कोई ऐसी सच क्लास नहीं हो सकती ना, इसलिए हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, या एग्जैक्ट नंबर की क्लास होगी, या तो 6 क्लास होगी या तो 7 क्लास होगी। Range equals to maximum minus minimum. Second step is to calculate the range. The formula for the range is maximum value minus minimum value, which is equal to 204 minus 68 equals to 136. And then divide this range by number of the classes. 136 divided by 7, we got 20. 20 मतलब कि हमारे पास जो width आई है ना, हमने width फाइंड करनी थी। width का जो फॉर्मूला है वो है range divided by number of the classes. अब 20 का हमारे पास साइज का बनाना है। डाटा जो है वो 68 से स्टार्ट हुआ था, मैंने 65 से स्टार्ट किया था। 65 और 84 के दरमियान में मैंने 19 का डिफरेंस लिया, और 84 में सब में मैं 20 को ऐड करती गई। 84 प्लस 20 इक्वल्स टू 104, 104 प्लस 20 इक्वल्स टू 124, 124 प्लस 20 144, 144 प्लस 164। यस मैम, हमने मतलब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो 68 थी, तो हम इसे 70 से स्टार्ट नहीं कर सकते? तो फिर 68 कहाँ जाएगा? तो फिर ऐसे तो 65 भी नहीं है हमारे पास, ना 66 है। आप मुझे एक बात बताइए, 65 और 84 के दरमियान में 68 आ रहा है, ये तो क्लास बनाई है ना मैंने। जी आ रहा है। अब आप मुझे बताइए 70 से लेकर मैं आगे जाऊंगी 86 तक, तो क्या इसके दरमियान में 68 की क्लास आ रही है? नो मैम। तो फिर वो कैसे बनेगी 70 से स्टार्ट? इसका मतलब 68 को तो आपने मिस कर दिया। आपने क्लासेस बनानी थी, उसके अंदर वैल्यू फिल करें। ये नहीं होता कि एग्जैक्ट नंबर के 65 किधर गया, मैंने तो क्लासेस सेट कर दी ना कि मेरी जो क्लास है वो 65 से 84 तक की है, तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है। मिनिमम वैल्यू भी इसके अंदर आनी चाहिए, लास्ट वाली क्लास जो बनेगी उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। अब आप ये कह रही कि मैंने 65 और 66 कहाँ गया? 65 और 66 तो मेरे डाटा में नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगी। मैंने तो सिर्फ उसकी क्लास सेट की 65। इस तरह मैंने बाउंड्री सेट की कि इसके अंदर मेरी एंट्रीज आ जाए स्टार्टिंग पॉइंट। ओके मैम। ठीक है जी। अब इस तरह मैंने 65 से स्टार्ट कर लिया था, 84 प्लस 20 104 एंड सो ऑन। जब मेरे पास सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी? 84 से नेक्स्ट वैल्यू 85। थर्ड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी? 104 से नेक्स्ट वैल्यू 105 एंड सो ऑन। अब आप लोगों ने क्या करना है, 65 और 84 पहली क्लास में अपने डाटा में जाएंगे और इसमें चेक करें कि 65 और 84 के दरमियान में कितनी वैल्यूज आई हैं, वो आपने लिख लेंगे। लाइक पहली रो में 76 आ रही है, 82 आ रही है एंट्रीज, देन सेकंड रो में 68 वैल्यू आ रही है एंड सो ऑन। वो मैंने एंट्रीज यहाँ लिख दिया, 76 82 70 68 84 78 75 88 82। अब आप इसमें एक चीज चेक कीजिए कि क्या इसमें ऐसी वैल्यूज हैं जो इस लिमिट से कम है और लिमिट से ज्यादा है पहली एंट्रीज में? नहीं, वो सारी वैल्यूज वही हैं जो इस लिमिट के अंदर आ रही। आपने इसको काउंट कर लिया तो आपके पास नंबर फ्रीक्वेंसी 9 आ गई। सेकंड क्लासेस में आपके पास 85 टू 104, 85 टू 104 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज आ रही वो आपने सारी लिख ली। फिर आपने उसको काउंट कर लिया फ्रीक्वेंसी बनाने की। फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये होती है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, तो आपके पास 10 आ गए एंड सो ऑन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आपके पास? 60 है ना, यहाँ पे हमने काउंट किए थे। अब आपने जब फ्रीक्वेंसी बनानी है डिफरेंट क्लासेस की, वो टोटल चेक करनी थी, वो 60 की इक्वल आना चाहिए। अगर 60 से एक नंबर कम, दो नंबर कम ज्यादा आ जाएगा तो उसका मतलब है कि आपने एंट्रीज गलत लिखी, क्योंकि जब एंट्री से 60 है तो 60 को फिट करेंगे ना डिफरेंट क्लासेस में से। 60 से ज्यादा या कम को तो नहीं फिट करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, क्लियर हुई बात? मैम ये मिनिमम वाला समझ में नहीं आ रहा है कि मिनिमम 68 कैसे आ सकता है। मिनिमम तो मिनिमम 68 आप इसमें से खुद काउंट देख लीजिए डाटा को, डाटा में से देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, चेक कर लीजिए आप। मेरे डाटा के अंदर सेकंड रो में 1 2 3 4 5 6th नंबर है 68। वो मैंने चेक किया कि मेरे डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 68 है। 68 से कोई भी पीछे वैल्यू नहीं लिखी है। जी आपको
अब मैम क्लियर अब हुआ? ठीक है, अब समझ ठीक है, में, जी मैम। देखते नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? नो, ओके। अब हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट स्टेप्स पढ़ लिए थे। इसी तरह जैसे अब कल बात शेयर हुई थी कि हमारी असाइनमेंट पे मैंने क्वेश्चन दिया था। असाइनमेंट के क्वेश्चन में ऐसे ही था, मैंने अनग्रुप डेटा दिया था, आप लोग ग्रुप डेटा बनाया था उसको देखते हुए। लेकिन अब जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तब आप लोगों ने इन स्टेप्स के थ्रू करना है। असाइनमेंट में तो ऐसा आप लोगों ने वैसे ही कर ली ना विदाउट स्टेप, जाहिर है मैं उसके नंबर भी नहीं काटूंगी क्योंकि मैंने तब नहीं करवाया था। अब आप लोगों ने जो भी अनग्रुप डेटा आएगा पेपर में उसके लिए पहले अपनी 3 स्टेप्स परफॉर्म करने, क्लासेस बनानी, फिर आगे फर्दर परफॉर्म करना। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एक डायग्राम हमने स्टडी करनी है, पाई डायग्राम। मैम मिड में कितने गोल आएंगे? 5। जी, पाई डायग्राम। अब हम एक डायग्राम पढ़ने लगे हैं, पाई डायग्राम। पाई चार्ट. A pie chart is a type of a graph that represents the data in a circular graph. Circular graph की बात हो रही है। पिज्जा तो सबने खाया होगा। पिज्जा की शेप भी पता है आप सबको क्या होती है? सर्कुलर फॉर्म में होती है पिज्जे की शेप। पिज्जे के अंदर डिफरेंट स्लाइसेस होते हैं। वो डिफरेंट स्लाइसेस को हम पाई चार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। A pie chart is a type of a graph that represents the data in a circular graph. The slices of a pie shows the relative size of the data. It is a type of pictorial representation of data. A pie chart requires a list of categorical variables and the numerical variables. Here, the term pie represents the whole and the slice represents a part of the whole. वही बात है जैसे पिज्जे की बात की है तो पिज्जा जो ओवरऑल पिज्जा होता है पूरा एक पिज्जा, वो आपके पास पूरा क्या है? पाई चार्ट। ये एक सर्कुलर फॉर्म है। पिज्जा का जो स्लाइस है वो क्या होता है? उसका एक पार्ट होता है। इस तरह पाई चार्ट के अंदर भी स्लाइसेस हम लोग बनाते हैं और वो अपने किसी डेटा के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, अ सर्कल। जी, आप लोगों ने मैथ्स में स्कूल लेवल में या इंटर लेवल में पढ़ा होगा डी शेप, प्रोटेक्टर, कंपास। इन चीजों के बारे में पता है ना आप लोगों को? प्रोटेक्टर क्या होता है, कंपास क्या होता है? तो प्रोटेक्टर का एंगल कितना होता है तो ये बता सकता है मुझे? बी जिसको कहते हैं 360 तक 360 मैम। नहीं, मैम। एक साइड से 360, दूसरी साइड से 360 होता है। नो, डी का तो एंगल 360 होता ही नहीं है, 180। 180 होता है। एग्जैक्टली, डी का एंगल 180 होता है। जब आप डी को Yes. ओवरऑल पूरा सर्कल बना देते हो तब 360 का एंगल होता है। ठीक है, इस तरह जब सर्कल की बात आई है तो हमारे पास एंगल कितना आना चाहिए पाई चार्ट के अंदर? 360, क्योंकि अब सर्कल की बात हो रही है। A circle consists of 360 degree. The whole quantity to be displayed is equated to 360. The formula to calculate is हमने फॉर्मूला देखने जिससे हमने एंगल्स बनाने थे पाई चार्ट के। एंगल इक्वल्स टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। कंपोनेंट पार्ट मतलब कि आपकी कोई भी जो करंट पार्ट है ना, किसी भी किसी भी डेटा का, उसको आपने डिवाइड कर देना उसकी होल क्वांटिटी से, उसकी टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर देना उसको 360 से। ऐसे जैसे परसेंटेज फाइंड नहीं करते, लाइक आप लोग के मार्क्स के जो परसेंटेज होते हैं स्टैट्स में, अगर आपके मार्क्स 80 आए तो 80 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इस तरह इसी में भी हमने क्या करना है कि हमारा जो करंट नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम अपने टोटल के साथ और वो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, क्योंकि इस दफा हमारे पास परसेंटेज नहीं है, हमारे पास सर्कुलर फॉर्म का डेटा है। एग्जाम्पल है कि एक रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर बाय अ पाई चार्ट। अब हमने जो एक्सपेंडिचर है उसको पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? ये एंगल्स बनाने। एंगल्स बनाएंगे आप तो डी को यूज करके आपने वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर स्लाइसेस बनानी है। ठीक हो गया?
सर्कल जैसे पिज्जा स्लाइसेस होते हैं ना, इसी तरह आपने स्लाइसेस बनाने हैं अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक पहली स्लाइस जो होगी वो फूड की होगी, सेकंड स्लाइस क्लोथिंग की होगी, थर्ड हाउस रेंट की, फोर्थ फ्यूल की एंड फिफ्थ मिसलेनियस की। ये देखिए ये डाटा आपके हमारे पास डाटा है आइटम्स एक्सपेंडिचर। आपने एक्सपेंडिचर का टोटल किया तो टोटल आपके पास 140 आ गया। जैसे बात हुई थी एंगल की, कंपोनेंट पार्ट divided by total multiplied by 100. So the component part is 50. Divide them with 140 and multiply with 360. इसलिए आपने सारे फाइंड कर लिए। आपके पास 30 divided by 140 multiplied by 360, 20 divided by 140 multiplied by 360 and so on. इसको आपने आंसर इसके एंगल्स बना लिए। ये आपके पास सारे एंगल्स आ गए। फर्स्ट एंगल आ गया 128.6, सेकंड एंगल 77.1, थर्ड एंगल 51.4, 12.9 एंड 90। ये आपके पास एंगल्स आ गए। इसी में पाई चार्ट यहाँ बनानी है, मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ, पेंट में बताती हूँ। चलो आपके पास जो सर्कल फॉर्म की ये शेप आएगी, ये किसी ने बनाई। सर नहीं, वो उधर सर्कुलर शेप के खुद बनाए हुए हैं, वो मैंने देखा ही नहीं, खुद बना। वो शेप्स में से। जी जी वो शेप देख लीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू। ये बन गया आपके पास सर्कुलर शेप। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो पहला एंगल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, राइट। अब वो एंगल जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर तो मैंने कर दी, बाकियों को भी नहीं शेयर हो रही। हो रही है। हो रही है मैम। ठीक हो रही है शेयर। ठीक, आप जरा अपना रिफ्रेश कर दीजिए अपनी स्क्रीन। अब देखिए जो हमारे पास राइट एंगल होता है, वो राइट एंगल कितना एंगल होता है हमारे पास? राइट एंगल कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री का। 90 का होता है, एग्जैक्टली। जब हमारे पास डी की शेप का होता है, हाफ सर्कल की शेप, उसका एंगल कितना होता है? 180। 180, एग्जैक्टली। 180 का होता है हमारे पास। 180 के बाद जो हमारे पास ऑपोजिट राइट एंगल का होता है वो कितना होता है हमारे पास? 270। एग्जैक्टली। और जब ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास तो ये हमारे पास बन जाता है 360 डिग्री का। ठीक हो गया। अब आपके पास लिखे होंगे जैसे हमने वो स्लाइड में देखा था, पहली वैल्यू क्या थी आपके पास? 128.1 शायद ये एंगल था, राइट? यही था। यस मैम। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डी रखना है, स्ट्रेट स्ट्रेट आपने डी रखना है और उसमें चेक करना है कि आपको 128 कहाँ आ रहा है। तो आपका 128 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको ज्वाइन कर देना, ये स्लाइस बना देना है। फूड का आपके पास 128 यहाँ आ रहा था, 128.1 यहाँ आ रहा था आपके पास। ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्लाइस किसका बन गया? फूड का बन गया, राइट। ऐसे ही है। अब बाकी और नहीं किसी ने लिखा हुआ है, ये नोट किया टेबल किसी ने? दूसरे का 77 आ रहा था, 77 पॉइंट। दूसरे का था 77, एग्जैक्टली। अब 77 आपने कैसे फाइंड करना है? आपने ना ये वाली लाइन है ना जो अभी सेट किया आपने फूड के लिए, यहाँ पे रखना है आपने दोबारा डी। ऐसे डी स्ट्रेट आ जाएगा ना यहाँ पर, ऐसे डी आ जाएगा ना डी। तो डी में आपने चेक करना है कि आपके पास 77 यहाँ 0 पॉइंट से, अब ये 0 पॉइंट हो गया ना इसका, तो 0 पॉइंट से आपके पास डी कहाँ पे आ रहा है, वो 77 कहाँ आ रहा है? तो मेरा जो 77 है वो यहाँ आ रहा था, यहाँ पर 77। ठीक है, ये तो डी रखने के लिए मैंने ऐसी लाइन बनाई है।
आपके पास जो 77 है वो यहाँ पे आ रहा था मेरे पास, तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ जिस ये मेरी सेकंड स्लाइस बन गई। और वो किसका था? आई थिंक फोर्थ के बाद क्या लिखा हुआ था? क्लोथिंग। क्लॉथिंग लिखा था, ठीक। क्लॉथिंग, ये क्लॉथिंग पार्ट आ गया। अब क्लॉथिंग के बाद जो पार्ट था वो हमारे पास था, मैम ये 77 90 से पहले तो हाउस आएगा, आपने तो 180 के बाद लगाया है। अब 77 इतना पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट है 77। ये वाला 90 वाला पार्ट तो नहीं आएगा ना? इसका मतलब है सारे तो 90 के करीब करीब। मैम आपने डी यहाँ पे रखना है, डी अब इधर रखना है, डी का जो 0 पॉइंट वो यहाँ आ जाएगा, ये पूरा डी आ गया आपके पास। अब डी यहाँ पे सेट कर दी ना आपने, तो 0 पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा ना फिर क्लोथिंग का। मतलब ये कि 128 से आगे हमने स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि 128 तक स्टॉप कर देना आप काम फूड का, तो अब क्लोथिंग का तो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा ना। क्लोथिंग का स्लाइस तो नेक्स्ट पे होगा ना, क्लोथिंग का स्लाइस फूड के अंदर तो नहीं होगा ना। यस मैम, अब समझ में आ गया। ठीक हो गया जी। अब इस तरह मैं जरा इसको वेस्ट कर देती हूँ क्योंकि ये डी बनाया था मैंने ऐसे। अब सेकंड वैल्यू क्या, थर्ड वैल्यू क्या थी? जी बताइए। 51 51 किसका था? कौन सा एक्सपेंडिचर का था 51? किसका था? आई थिंक सो हाउस रेंट का था। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास ये हाउस रेंट का था, ओके। अब यहाँ पे आपके पास ये बन गया स्लाइस जो है ना क्लोथिंग का। अब क्लोथिंग का स्लाइस जहाँ बन गया ना वहां पे अब अपने डी रखना है, क्योंकि अब आपका क्लोथिंग का काम भी खत्म हो गया, फूड का काम भी खत्म हो गया, तो अब आपने डी इस तरह रखना है। डी ऐसे आ जाएगा ना शेप में, डी अब आपका इस शेप में आपने रख देना, ऐसे शेप में, ठीक है। और आपने चेक करना है 77 से 0 पॉइंट से लेकर, तो क्या वैल्यू थी आपकी बताइए? हाउस रेंट की वैल्यू क्या है? 51 51। 51.4। तो 77 से स्टार्ट किया तो 51.4 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसकी लाइन बना देनी। एक इसके बन गया आपके पास हाउस रेंट का बन गया, ठीक है। ये बन गया आपके पास, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। ये पार्ट हमारे पास बन गया हाउस रेंट का। फिर इसी तरह बाकी आपने इसके पाई बना लेने हैं, बाकी भी हम बना ही लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज है? बाकी में 12.9 है, एक फ्यूल फ्यूल की। और एक और 90 मिसलेनियस में। अब ये मुझे बता दीजिए जी। इस तरह अब अगेन आपने क्या करना है कि आपने ना जो डी है ना वो ऐसे सेट करना है। डी अब इस तरह आएगा, डी इस शेप में आएगा, इस शेप में, और इस तरह ये ऐसे डी बनेगा, ठीक हो गया। डी अब बनेगा इस तरह से शेप में। तो अब डी जो है हम क्या रह गया था हमारा 12.9, किसका था वो? 12.9 यहाँ पे आ रहा था फ्यूल का 12.9, है। यहाँ पे आ रहा था 12.9। फॉर एग्जाम्पल ये तो आप लोग खुद चेक करेंगे ना, डी से मैंने तो अंदाजे ही किए। फ्यूल का मेरे पास आ गया 12.9 यहाँ पे। लास्ट क्या रह गया आपके पास? 90 90 90 रहेगा मैम। किसका रह गया? 90 नाम, नाम क्या था उसका? मिस मिस मिसलिनियस। लिखा ओके हुआ। ओके, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि डी अब आपने इस शेप में रखना है, डी अब आपने इस शेप में ऐसे सीधा रखना है, ठीक हो गया। अब सीधा रखने में जब आप 90 चेक करेंगे ना तो 90 एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक, पूरे ओवरऑल तक वैल्यू तक आ जाएगी, यहाँ 90 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये आपके पास पार्ट क्या बन गया? लास्ट वाला जो पार्ट जो बच जाएगा, जाहिर है वो लास्ट में ही रह जाएगा ना, जो लास्ट पार्ट बच जाएगा वो आपके पास क्या है, इसलिए इसका पार्ट, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गया पार्ट 4, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। जी हमने जैसे वो, जी जी फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते अंदाजे से, अंदाजे से या कर ड्रिल लेंगे। से करना चाहिए? देखिए अंदाजे से तो फिर ये जैसे मैंने अंदाजे से बनाया, फिर आप भी सही अंदाजे से ही बनाएंगे, तो बेहतर नहीं कि अगर दी हो जाए तो उससे ज्यादा इजीली हो जाए। टाइम पर देखेंगे अगर जो भी सिचुएशन होगी एग्जाम में भी, ओके लेकिन मैम। बेहतर बेहतर यही है कि आप लोग डी के साथ ही कर लीजिए।
एग्जैक्ट बन जाएगा पाई चार्ट। ठीक है ओके मैम अगर जी फ्रीक्वेंसी जी। दिया हो, फ्रीक्वेंसी से हम पाई चार्ट बना सकते हैं? वो भी तो इसी तरीके फ्रीक्वेंसी से से आपने एक्सपेक्टेशन। उसके एंगल्स बनाने हैं फिर ना, पहले एंगल बनाएंगे ना, पाई चार्ट में तो एंगल्स बनते हैं ना। यस मैम, तो मैं वही कह रहा हूँ बस। फिर आप फ्रीक्वेंसी से एंगल्स बना लीजिएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी का जो करंट है उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 360 के साथ। ठीक है ठीक है, क्लियर है यस आपको? मैम। 115। यस आपका मैम। नाम क्या है? अजहर। मैम अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 360 है तो फिर हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का भी बना सकते हैं। फिर जायज फ्रीक्वेंसी बनाएंगे क्योंकि आप लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा ना। फिर टोटल भी 360 और मल्टीपल भी 360 वो कैंसिल हो गया, तो फिर जो आपका करंट है बस आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि असल में टोटल 360 आना चाहिए। आप देखिएगा ये जो पाई चार्ट हमने एंगल्स बनाए हैं, इस एंगल को आपने ऐड करना है और चेक करना है कि 360 आ रहे थे। राउंड ऑफ 360 आपके पास होना चाहिए, तभी हम लोगों ने इसके एंगल्स बनाए थे। जैसे हम परसेंटेज जो बनाते हैं, वो परसेंटेज हम इसके बनाते हैं ना कि वो 100 के अंदर से आ जाए। अब हमने जैसे लास्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था सेंटर टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। मीन मीडियन मोड तो हमने ग्रुप डेटा से कर लिया था, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने ग्रुप डेटा से नहीं किया था, कोर्स में ग्रुप डेटा के साथ भी है। आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन in mathematics, the geometric mean is a mean or average which indicates the standard tendency or typical value of the set of the numbers by using the product of the values, as opposed to the arithmetic mean which uses their sum. Okay. Geometric mean is the nth root of the product of the n numbers. That is, for example, for a set of the number x1, x2, and so on, xn, the geometric mean will be under root x1, x2, xn. Okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक एग्जाम्पल की थी लास्ट में कि 8442 नंबर है, इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने नंबर उसका एन है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास जो है वो वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 42, 75, 100, 200, 128, 65, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना लंबा आ जाए। ऐसे ना इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो काफी लार्ज आएगी, काफी लार्ज डेसिमल प्लेस तक आएगी। ऐसा पॉसिबल है ना, आप करके देख लीजिए। 20 को मल्टीप्लाई कर लें 74, 80, 100, 128, 65, इस तरह अगर आपके पास 10 वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि वैल्यूज अक्सर आपके कैलकुलेटर में फिर क्या आ जाती है, हम साथ ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11, 12, वैसे आंसर नहीं लिखना। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन में, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट का डाटा होता है। तब हम क्या करते हैं कि हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास आंसर जो है वो मिलियंस में आ जाए, इसको अवॉइड करने के लिए हम इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का लॉग ले लेते हैं। हम ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जब हमारे पास डाटा जो है वो लार्ज आ जाता है, डाटा हमारे पास लंबा आ जाता है, डाटा हमारे पास ज्यादा आ जाता है, तब हम उसकी डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए जो हमारे पास नंबर होता है हम उसका ले लेते हैं log. When n is large, the computation of the geometric mean becomes laborious as we have to multiply all the values and then extract the nth root. The arithmetic is simplified by using logarithm to the base 10. तो इसका मतलब है कि हमने अब क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमने अब लॉग्स ले रहे हैं, लॉग लेकर अब हमने अपने डाटा को फॉलो करना। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, अगर पेपर के अंदर सिंगल नंबर का डाटा होगा ना, लाइक 7, 8, 5, 2, 1, तब आपने जो है nth
रूट वाले वो फॉर्मूले के साथ आपने परफॉर्म करना। लेकिन अगर आपके पास डाटा आ जाए वही बात 72, 68, 100, 158, 205, 79, 55, जब इस तरह का नंबर आ जाएगा आपके पास, तब आपने ये nth रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फिर आपने चले जाना है लॉग वाले फॉर्मूले पर। अब हमने ग्रुप डेटा से पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ना है अनग्रुप और ग्रुप डेटा से, दो मेथड्स लॉग वाले मेथड को यूज करके। When n is large, the computation of the geometric mean becomes laborious, as we have to multiply all the values and then extract the nth root. The arithmetic is simplified by using logarithm to the base 10. So for the ungrouped data, the formula is geometric mean equals to, जब आप log लेते हैं ना, log के साथ आपको लाजमी एंटी लॉग भी लेना पड़ता है, क्योंकि log हमने खुद से ऐड किया। जब हमने फॉर्मूले में log खुद से ऐड किया, इसका मतलब है कि हमें उसके साथ जो एंटी लॉग है वो भी मल्टीप्लाई करना है। एंटी लॉग 1/n सम log xi। चले अब इसकी एक चीज देख लेते हैं। ये देखिए वाइट स्क्रीन पे बताती हूँ आपको। जैसे आपके पास डाटा आ गया 48, 76, 100। कैलकुलेटर तो आपके पास होंगे ना, जब आप इनका लॉग लेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कितनी छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, फिर हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 100, 55, 20 फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक डाटा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे हमने सॉल्व करना है, इसका हमने लॉग लेना है। ये तीनों, ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये क्या है हो रही है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रही है। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग लेते हुए मल्टीप्लाई का साइन क्या बन जाता है, nth रूट के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जी मुझे आप ये बताइए कि जब हम लॉग लेते हैं वैल्यूज का, तो बीच में जो प्लस का साइन होता है वो क्या, वो सॉरी, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एग्जैक्टली प्लस में प्लस मैम। में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसका लॉग लेंगे इन पूरी वैल्यूज का, तो बीच में जो वैल्यूज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक log ऑफ 48 प्लस log ऑफ 76 एंड सो ऑन, ठीक हो गया, एंड सो ऑन। ये आपके पास आ गया, ओके। ये जब आपने log ले लिया, इसी आपने log को डिवाइड कर देना है n के साथ, जितने नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। एंड देन जब आपने लॉग लिया है, तो लॉग लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका ले लेना है एंटी लॉग, क्योंकि जब लॉग लिए तो लॉग के साथ हमेशा एंटी लॉग भी साथ ही आता है, क्योंकि ये लॉग हमने खुद से ऐड किया। तो जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। जब हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साथ। इस तरह हमने इसमें भी दो नंबर्स वो लॉग के साथ लाजमी एंटी लॉग लिखना है आपने। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा, वो है एंटी लॉग एंटी लॉग 1/n सम सम, ये सम हो जाएगा ना, प्लस बीच में प्लस का साइन है यहाँ पे सबके साथ। जब प्लस का साइन आ गया तो यहाँ पर आ गया सम लॉग एक्स आई। अब आप मुझे बताइए कि जब हम इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो n की जगह क्या आ सकता है, स्मॉल n की जगह हम क्या लिखते थे अर्थमेटिक मीन के अंदर, सिग्मा Number एफ of मैम। सिग्मा एफ एफ, एग्जैक्टली। इस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन अब ग्रुप डेटा के लिए लिखना है, जहाँ पे ग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा, जहाँ पे आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। अगेन आपने यहाँ पे लिखना है एंटी लॉग
1 ओवर n की जगह अब क्या आ जाएगा, 1 ओवर सम सम ऑफ एफ f, फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली सम ऑफ f। आगे जैसे सम आप अरिथमेटिक एफ मीन में याद करें कि जहाँ पे हम n के साथ यस डिवाइड करते थे और फिर हम लोग उसको ग्रुप डेटा में सम f के साथ डिवाइड करते थे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे n की जगह सम f आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, सम। अब जैसे याद कीजिए कि हम एफ लॉग एफ मल्टीप्लाई एक्स बाय करते थे, जैसे वहाँ एफ एक्स करते हैं यस मैम एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जैसे हम अरिथमेटिक मीन के अंदर एफ एक्स करते हैं, इस तरह हमें इसमें भी एफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ लॉग ऑफ एक्स आई, क्योंकि लॉग है ना साथ एफ एक्स के, इसलिए हम लिखेंगे सम एफ लॉग ऑफ एक्स आई। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है ये? यस यस मैम मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी। ये एक एग्जाम्पल की है, find the geometric mean of 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, and 30. Total number of observation is 9. The formula for the geometric mean equals to nt log 1 over n sum log xn. First you have to take log of all the values and sum of them. हमने क्या करना है कि log x से लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने लेना है log 45 plus log 32 plus log 37 plus and so on, एंड में आ जाएगा plus log 36. सम ऑफ देम आपने इन सब के log को सम कर देना, देन डिवाइड देम बाय n. n कितना है इसमें 9, आपने डिवाइड कर देना 9 के साथ, एंड देन टेक एंटी लॉग, और कैलकुलेटर के थ्रू आप एंटी लॉग एंटी लॉग शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, उसके आगे आप आंसर लिख लीजिए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक होगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये मैंने वही डाटा पिक किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वेट और फ्रीक्वेंसी का। अब हमने इस पे परफॉर्म करना है। ये देखिए कंप्लीट नहीं किया था लेकिन मैंने टोटल इसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया था। वेट है आपके पास 65 to 84 की वेट से फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखें आप फॉर्मूले को देखें। फॉर्मूले को हम हमेशा जो है जो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है हम उससे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो आपके पास फॉर्मूला होगा आपने उसे राइट साइड से स्टार्ट करना है, मतलब कि हम यूनिट 10 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके राइट साइड से जो वैल्यू है वो एक्स साइन से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूले में एक्स आई से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए क्या आपके पास डेटा में एक्स आई है, नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई को कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं और अपनी क्लासेस को यूज करके हमने मिड पॉइंट्स निकाले हैं। एक्स आई को हमने फिर मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, यहाँ पे लिखा हुआ लॉग एक्स आई, इट्स मीन कि वी हैव टू टेक द लॉग ऑफ द एक्स। हमने क्या करना है, एक्स आई का लॉग ले लिया, लॉग एक्स आई। कैलकुलेटर के थ्रू देख लीजिए, आप लोग लिखें लॉग 74.5, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8722। इस तरह लॉग एक्स आई के बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूले में, देखें कि लॉग एक्स आई के साथ एफ लिखा हुआ है, इट्स मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई एफ विद लॉग एक्स आई। अब 1.8722 को मल्टीप्लाई कर दे 9 के साथ, आपके पास आ जाएगा 16.8489। अब यहाँ साथ लिखा हुआ सम, इसका मतलब कि आपने बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही कैलकुलेट करनी और एंड में उनका सम ले लेना। फिर आप लोग आगे जाएं तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है 1 ओवर सम, इसका मतलब है कि जो आंसर आया आपने उसको डिवाइड कर देना है टोटल के साथ, टोटल सॉरी सम फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास आ 60 के साथ में डिवाइड किया, आपके पास आंसर आएगा 2.0708।
अब आपने क्या करना है कि क्रिएटर के थ्रू आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 117.1। हाँ जी, क्लियर हुआ है? कोई पॉइंट नहीं समझ मैम नहीं आया? ये हम्म 74.5 वाला पॉइंट ही कैसे आया है? मिड पॉइंट्स, जी ठीक है। सही मिड पॉइंट्स ही होते हैं। अब बाकी भी सारे ऐसे ही आप ये टेबल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्टी होगी तो वो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल बल्कि हम सेकंड वाला भी कर ही लेते हैं। आप लोग पास कैलकुलेटर दूंगे, आप लोग मुझे बताइए कि सेकंड की मिड पॉइंट मिड वैल्यू क्या आएगी? 94.5। 94.5 आ गया, ठीक है। अब रोल नंबर 16 आप मुझे बताइए कि 94.5 का लोग क्या आएगा? 94.5 का लोग जी, जाया एक्स का लेना है तो 94.5 ही आ जाएगा। आप लिख नहीं रहे साथ से? जी बताइए, 94.5 का लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1.97। 1.97। 1.97 को अब हमने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.97 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से 10 से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर आपने क्या करना है, 1.97 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास f log x आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो, कोई पार्ट तो पूछ लीजिए। जी मैम, 15 आपको क्लियर है? यस मैम। ओके। अब हम लोगों ने ये वाला जो एग्जांपल है, जैसे मेन के लिए कोई एग्जांपल आपने की होगी अनग्रुप डेटा की, वही अनग्रुप डेटा पिक कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए ज्योमेट्रिक मीन। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं किया था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अब हमने पढ़ना है हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा। हमारे पास फॉर्मूला था, since the harmonic mean is the reciprocal of the average of the reciprocal, the formula to define the harmonic mean HM is given as follows. हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला था सम 1 over xi divided by n। ठीक है, हमने क्या व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ। जी बताइए, हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या था? मैम सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल जो ऑब्जर्वेशन थे और उनको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेसिप्रोकल लिखा हुआ था, इसलिए आपने इसका भी रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक हो गया, सम 1 over xi n डिवाइडेड बाय सम 1 over xi, क्योंकि लिखा होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1 over xi, आप इसको रेसिप्रोकल ले लेना 1 over xi का, तो वो नीचे आ जाएगा और n आपके पास कहाँ ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर द अनग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय सम 1 over xi। अब जब आपके पास ग्रुप डेटा आ जाएगा, तो ग्रुप डेटा में आप मुझे बताइए कि n की जगह क्या हो सकता है हमारे पास? सिग्मा ग्रुप एफ डेटा मैम। सिग्मा, एक्सेक्टली सिग्मा एफ हो गया। ठीक है, हो गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है। जब हमने किस तरह करते थे, हमने मीन के पास मीन के लिए हमारे पास क्या होता सम एफ एक्स होता था ना,
अब इसमें आपने क्या करना है, सम f डिवाइडेड बाय x, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना वैल्यू, इसलिए रेसिप्रोकल वैल्यू के साथ आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा सम f बाय x। ये फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है आपके पास, तो क्या करना है, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू सम f, जहाँ n था वहां सम f आ गया, इसको डिवाइड कर देना आपने सम, क्योंकि हमने f को मल्टीप्लाई करना है 1/x के साथ, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे fx था, लेकिन हार्मोनिक मीन के अंदर जो x है वो रेसिप्रोकल हो गया, इसलिए हमने f को मल्टीप्लाई कर दिया है 1/x के साथ, फिर आपने उसका सम ले लेना है और सम f के साथ को डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूला क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम ना इसको देखते हैं स्लाइड में। जी, ये अगेन मैंने वही डाटा पिक किया जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट, जो हमने फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट की थी, रेंज का डेटा है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास, जो वही जो फॉर्मूला है वो है हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू सम f डिवाइडेड बाय सम f डिवाइडेड बाय x, मतलब 1/x आपने लेना है, आप इसको रेसिप्रोकल वाली वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना सम f के साथ। ये देखिए, इसका मतलब है हमें क्या क्या चाहिए, हमें x चाहिए, और x तो हमारे पास डेटा में नहीं है, इसलिए हमने मिड वैल्यूज निकाली xi, फिर हमने 1/xi लिया क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 1/xi लेंगे, आप कैलकुलेटर से करके बताएं कि व्हाट इज 1/xi, फर्स्ट वाली वैल्यू की 0.0134। आपने 4 डेसिमल प्लेस तक ले लेना है, उसको राउंड ऑफ करना है, 0.0134 को आपने मल्टीप्लाई कर देना उसके फ्रीक्वेंसी के साथ, और फ्रीक्वेंसी 9 है, मल्टीप्लाई कीजिए 0.120 120। 0.120 आ गया बस f को मल्टीप्लाई करके, टोटल आपके पास 60 है, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास 60 है, ठीक हो गया सम f, फिर इसी तरह आपने ना बाकी सारे भी f और 1/xi निकाले हैं, जैसे सेकंड का जो हमारे पास आ रहा था वो था 94.5xi, उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है 1/xi, उस 1/xi का जो रेसिप्रोकल का आंसर आया आप उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, और इस तरह आपने सारे कॉलम्स को फिल कर देना है और एंड पे आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे लिखा होगा ना हार्मोनिक मीन में डिनोमिनेटर में लिखे सम, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सम, इसका मतलब है कि अपने इन सारी वैल्यूज को सम कर देना है, और ऊपर आपके पास लिखा हुआ है सम है, तो 60 के साथ इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। यस मैम। यस मैम। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए। नो मैम। जितना पढ़ चुके हैं आप लोग, वहां तक सब कुछ समझ आ गया है आप सबको? कोई टॉपिक किसी को डिफिकल्टी है, किसी भी में कोई प्रॉब्लम है?
पूछ लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। नो, सबको क्लियर है सारी चीजें? मैं पूछ लो फिर खुद ही। चलिए, तो अच्छी बात है अगर सब कुछ क्लियर है। आप लोग ये टेबल कंप्लीट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ 5 मिनट्स के बाद। मैम आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए, उतनी देर Yes, टाइम ma'am. है, टेबल कंप्लीट कर लीजिए ना। मैम पता है कि आज ना क्विज है, तो वो रात को सीआर ने बताया है, यानी कि सुबह पता चला है क्विज है, तो उसकी भी